हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग की जो क्लासेस है वो अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम आज के हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। बहुत सारे बच्चे जो इतिहास के बच्चे हैं बिहार बोर्ड से, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है हिस्ट्री की, वो कितना प्रिपरेशन करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर है और हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आज हम इसी विषय पे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और हम सिलेबस को विद इन 10 डेज में कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है इतिहास, बिहार बोर्ड में जो इतिहास सब्जेक्ट है, ठीक, वो मोस्टली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। तो बिहार को आपको पता होगा कि इतिहास के 3 पार्ट है। एक आपका जो पार्ट है वो है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, जिसे हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया। दूसरा जो है वो मेडिवियल इंडिया यानी मध्य भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। यही 4 मेजर, ये जो है ये 3 आपका जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आधुनिक भारत को हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। अब हम आज डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, मोस्टली जो क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आते हैं इन तीनों में, वो आपका मॉडर्न इंडिया से आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आएगा वो मॉडर्न इंडिया से आएगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सारे मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सबसे पहले मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन शुरू करें, ठीक। फिर दूसरा आप एंशिएंट और मेडिवियल आप थर्ड। पहला आप मॉडर्न इंडिया, सेकेंड आप एंशिएंट इंडिया, और थर्ड जब ध्यान दें वो मेडिवियल। अब बात होता है कि आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहला, क्योंकि हर चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि हर चैप्टर ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, इसमें आपको मेनली फोकस किस पे होना चाहिए। ये एक देखिए, तो हम आते हैं यहाँ पर
तो हम बात करते हैं कि आपको पता है कि हमें मॉडर्न इंडिया से यानी आधुनिक भारत से क्वेश्चंस आएंगे सबसे ज़्यादा। इसमें सबसे पहले आप जो पढ़ो वो गांधी से हमेशा 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। 2 क्वेश्चंस गांधी से रहेंगे ही रहेंगे। गांधी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री अगर आप मॉडर्न इंडिया शुरू करते हो गांधी जी से पढ़ो, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है गांधी जी के बाद, गांधी जी के आसपास जितने लीडर हैं आप उनको पढ़ो, उनको जानो। जैसे इसमें जो पर्सनालिटी है उनके साथ नेहरू, पर आप ज़्यादा कोशिश करो कि गांधी से रिलेटेड। अब गांधी से रिलेटेड गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। दूसरा सविनय नमक आंदोलन, आपको पता होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, सविनय आंदोलन या दांडी आंदोलन। तीसरा गोल मेज सम्मेलन। ये 3 पॉइंट जो गांधी से जुड़ा है और भारत छोड़ो आंदोलन, आप ये जरूर करें। अगर आप ये करते हैं तो मैक्सिमम आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देंगे। पहला तो सबसे पहले हमें किसका करना है? गांधी। तो गांधी से रिलेटेड गांधी जी भारत कब आए, उन्होंने सबसे पहले चंपारण जाके क्या किया, किस तरह आंदोलन को चलाया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है। चंपारण के बाद वो गुजरात गए, खेड़ा गए, उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल्स में जो वर्करों के साथ उन्होंने किस तरह का काम शुरू किया, किस तरह से वहाँ पे एक आंदोलन शुरू किया। पहला भूख आंदोलन उन्होंने कहाँ से शुरू किया, गांधी जी बिहार कितनी बार आए और गांधी जी ने भारत में कब कब आंदोलन शुरू किया, आप ये जरूर। और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी घटना है आप उसको ध्यान दें। उसके बाद आप जो जलियांवाला बाग, जलियांवाला जो बाग की घटना है आप उसको देखें। इससे ही रिलेटेड रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट कब आया था आपको थोड़ा बहुत ये देखना है। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले गांधी को देख लें और उनसे रिलेटेड जलियांवाला बाग, नेहरू रिपोर्ट और रोलेट एक्ट। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, मैक्सिमम। उसके बाद आप ये देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 1857 का विद्रोह। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1857 का जो विद्रोह है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चंस इस पे हमेशा रहेगा। आधुनिक भारत में 1857 का आंदोलन ये आपको देखना है। और इसके मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कम 5 क्वेश्चंस जो होंगे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वो यहीं से रहेंगे। 2 क्वेश्चन आपका गांधी से 3 क्वेश्चन रहेगा और कुछ आपके क्वेश्चंस 1857 के रहेंगे कि 1857 की क्रांति कब हुई, किसने शुरू की, ये आज़ादी की पहली क्रांति से क्यों माना गया
और कहाँ कहाँ से किन किन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के असफलता के क्या कारण थे। आप बस यही देखिए, ये इसकी शुरुआत, इसकी वजह, इसके कारण, विफल होने के कारण और कहाँ कहाँ से कौन कौन से नेता थे। ये इसके अलावा आप थोड़ा सा होगा तो आप ये देख लीजिए कि जो अंग्रेज थे वो भारत में उपनिवेशवाद की जो शुरुआत हुई वो कैसे शुरू हुई। तो इसमें आपको देखना है कि प्लासी की लड़ाई, प्लासी वॉर, उसको देखना है, और बक्सर की घटना, बक्सर वॉर, ये तो इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज आए, जो प्लासी की घटना थी वो पहली घटना थी, और बक्सर। अब आप बिहार से हैं तो ये बक्सर में की घटना के बारे में हमेशा पूछ लेता है कि इसकी शुरुआत की, ये बक्सर का जो है इसकी शुरुआत किसने की, ये कहाँ से। तीसरा इसमें जो है वो कि जो अंग्रेज भारत आए उसकी उन्होंने पहली जो वार थी वो किससे लड़ी, ठीक है। जो प्लासी का वार था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था, बक्सर का क्यों था, और उसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लेगा इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। आपको इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, यही आपका आधुनिक भारत है। तो इसमें हम देखते हैं पहले गांधी से रिलेटेड चीज़ें, फिर आप प्लासी वॉर और बक्सर वॉर, और उसके बाद आप 1857 की क्रांति। ये आपका हो गया मॉडर्न इंडिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो आते हैं वो आपको मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुगल में हमें क्या पढ़ना है, जो मेडिवल पीरियड है, ठीक है, आपका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। इसमें आपको जो ज़्यादातर मेजर क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वो मुगल एम्पायर से होंगे। किनसे होंगे? मुगल एम्पायर से। इसमें आप अकबर का पीरियड पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप उसकी व्यवस्था के बारे में पढ़िए। इसमें बस अकबर से रिलेटेड, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और आप कुछ धार्मिक सुधार के बारे में पढ़ना है कि किस धार्मिक सुधार कैसे हुए, जैसे सिख धर्म में सुधार, आपका क्रिश्चियनिटी में सुधार, कबीर कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ना है। गुरु रामदास, इनका योगदान क्या क्या रहा। पर इसमें आप ज़्यादातर अकबर के बारे में पढ़ें और ज़्यादातर फिर उसके बाद आप धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ें, बस। इसके अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट आधुनिक भारत में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो प्राचीन भारत, प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया। इससे मोस्टली आपके क्वेश्चन रहते हैं। एंशिएंट इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको देखना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के पतन के कारण इसकी शहरों की, इसका फैलाव यानी ये कितना फैला हुआ था। आपका जम्मू कश्मीर, ईरान, महाराष्ट्र और दाइमाबाद, महाराष्ट्र और यूपी,
इन जो इलाकों में इसका जो क्षेत्र था वो यहाँ तक था, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसका फैलाव कि जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो कितने शहर थे, उन शहरों में लोगों की गतिविधियाँ क्या थी, मोस्टली जो लोग थे वो किस, आपको ये जानने की कोशिश करना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है कितने शहर थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा अपने आप में एक शहर था, लोथल, कालीबंगन, और ये जो सारे शहर थे वो क्यों फेमस थे। हर जगह पे जैसे कि आज के टाइम पे आपका दिल्ली, मुंबई, पटना, भागलपुर किसी ना किसी वजह से फेमस है, उसी तरीके से ये जो सारे शहर थे किसी ना किसी वजह से ये फेमस थे। और ये फेमस थे तो आपको उनके बारे में लिखना है। जैसे लोथल बंदरगाह की वजह से फेमस था, कालीबंगन में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलती थी, और आपका जो मोहनजोदड़ो जो शहर है उसमें कब्रिस्तान टाइप का बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। शहर में लोग किस तरह से रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, शहर किस तरीके से मोस्टली बने हुए थे, लकड़ी से बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे, पत्थरों से बने हुए थे, ये सारा चीज़ इसमें पूछता है। क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम ये शहर का जो वास्तुकला है वो कैसी थी, ठीक। और उसके बाद ये लोग किस तरह के देवी देवताओं को मान्यता देते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर वगैरह नहीं दिखे हैं, फिर भी यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, नटराज की डांसिंग मूर्ति मिली है। इन सब चीज़ों की व्याख्या करना है। और इसके बाद ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन का क्या कारण है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गई, तो आपको इन 4 पॉइंटों पर ही ध्यान देना है। आप इन चीज़ों को देखिए। तीसरी बात, यहाँ पर जो था वो मोस्टली जो लोग थे वो क्या काम करते थे, व्यापारी थे, कुछ किसान थे, और ये लोग इनके रहना सहन कैसा था, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आपको वैदिक काल को पढ़ना है। आप हड़प्पा को पढ़िए। वैदिक पीरियड के बारे में ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, वैदिक काल कब से कब तक का था, और वैदिक काल में किसके द्वारा लिखी गई है, किसमें किसकी विशेषता हुई है, इससे आपका एक क्वेश्चन रहता है। तो हड़प्पा से आपका इम्पोर्टेंट है। फिर वैदिक काल के बाद एक क्वेश्चन आपका गौतम बुद्ध, एक क्वेश्चन आपका गौतम बुद्ध से होगा, और जैन से तो होगा ही होगा, सॉरी, गौतम बुद्धा और जैन धर्म, इससे क्वेश्चन पक्का होगा, क्योंकि ये दोनों बिहार से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके उपदेशों के बारे में बताए। जैन धर्म कहाँ था, उनके उपदेशों के बारे में बताए। ये आपको 2 पढ़ना है। और इसके बाद आपको जनपद से होगा। आपको पता है कि वैदिक काल के बाद महाजनपद आया। महाजनपद में आपने देखा होगा कि 16 बहुत बड़े बड़े महाजनपद थे, यानी बड़ी बड़ी शहर, जो बड़े बड़े शहर थे वो 16 थे। अब ये 16 शहर
आपको इनमें से ज़्यादा जोर आपको मगध पे पढ़ना है, मगध और वैशाली, वैशाली इन्हीं के बारे में पढ़ना है, मगध, वैशाली और अंग। आप इनके बारे में पढ़ लें। तो आपको क्या पढ़ना है? हड़प्पा, वैदिक, गौतम बुद्धा, जैन, महाजनपद और ये मगध के राजा, बिंबिसार के बारे में पढ़ना है, अजातशत्रु के बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर इन राजाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक। आपको अशोक के बारे में पढ़िए। फिर आप तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है? अशोक, जो राजा है अशोक। फिर आपको मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता पीरियड, गुप्ता काल। आपको बस यही क्वेश्चन पढ़ना है। राजाओं में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता और कुछ पहले के शासक बिंबिसार, हर्यकवंश। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस कितना इजी हो गया। वैदिक काल, हड़प्पा, गौतम बुद्धा, जैन और मगध, जो मगध, वैशाली और अंग से रिलेटेड कुछ राज्य और उनसे राज्य से संबंधित। तो ये जो जो भी है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो एक टॉपिक वाइज है। तो आप अगर देखोगे तो आप आधुनिक भारत में गांधी जी, उसके बाद 1857 की क्रांति, और आप देखो तो 3 चीज़ पे ज़्यादा जोर दो, और तीसरा आप अंग्रेजों का आने का कारण, चौथा आप अकबर। अब हम देखते हैं कि हमें पूरा टॉपिक क्या पढ़ना है। जो हमारा जो टॉपिक होगा, देखिए आप गांधी 1857 का आंदोलन, उसके बाद आप ब्रिटिशर का भारत में आगमन, ये आपका आधुनिक भारत में, अकबर, ये आपका मध्यकालीन मुगल, और आप यहाँ पे अकबर और शेरशाह सूरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। फिर नीचे हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक युग और बुद्ध और जैन धर्म, ये। और आप इधर आइए तो अब राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता पीरियड। आप बस इन्हीं तीनों के टाइम के बारे में पढ़ना है। और महाजनपद, मगध, आपका अंग, वैशाली। आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पर है। आप देख लो, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देखो 9 और ये 10 पॉइंट अगर आप पढ़ लो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे निपट जाएगा। अब हम आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्त,
यहाँ पे महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया? ये महात्मा गांधी से क्वेश्चन है। मतलब गांधी जी ने वो क्या किया जिससे वो आम लोगों की तरह दिख सके। फिर अब हम इसमें 4 पॉइंट थे, और गांधी के जो गुरु कौन थे, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब हम नीचे आते हैं। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? तो वाजिब सी बात है, किसान गांधी को किसान अपना हमदर्द मानते थे, और गांधी जी ने मैक्सिमम जो वर्क किया वो किसानों के लिए किया। सब जो चंपारण में आंदोलन शुरू किया वो किसानों के लिए ही पहले शुरू किया था। तिनकठिया आंदोलन, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी का लगाव किसानों से कितना होगा। अब नमक स्वतंत्रता संघर्ष, आप देख रहे हैं ये दांडी का क्वेश्चन है, दांडी आंदोलन। नमक जो आंदोलन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? देखिए, जो उस समय था कि संचार के कोई ज़्यादा साधन तो था नहीं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाती नहीं थी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो गांधी जी ने इसके लिए स्वयं ही 2-3 पेपर खुद भी चलाए थे। यंग इंडिया में गांधी जी खुद लिखते थे, हरिजन मैगजीन उनका खुद का था। तो वो, और उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ और पेपर्स मैगजीन्स निकलते थे और जो कवि थे वो लोगों में जोश भरते थे अपने मैगजीन से। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिससे जन जागरूक होता था। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? ये भी गांधी से रिलेटेड है। तो आप देखो, असहयोग आंदोलन किस तरह एक प्रतिरोधक कैसे था? तो असहयोग आंदोलन से जुड़ी घटनाएं आ गई। अब यहाँ पर आप देखें, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, गोलमेज सम्मेलन से हुई वार्ता के कोई नतीजे क्यों नहीं निकले? आप इसमें भी देखो, ये भी गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? तो उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य, गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति, महिलाओं का सशक्तिकरण, सांप्रदायिक सद्भावना, अस्पष्टता का विरोध किया, और कल्याणकारी कार्यक्रम, कुटीर उद्योग, चरखा आदि और रंगभेद के लिए खिलाफ गांधी जी उठ खड़े हुए। गांधी जी का जो मेन पर्पस था वो ये था कि भारत आत्मनिर्भर हो सके। तो गांधी जी ने ये सारे वर्क किए। देखिए, गांधी जी ने अपने भाषण को देकर और पत्र, तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या क्या वर्क किए? देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड ही होंगे, तो आपको ये देखना है। और आप ये देखिए, दांडी मार्च अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, कहाँ से शुरू हुआ, आपको ये चीज़ देखना है। रोलेट एक्ट के प्रावधान बताइए, रोलेट एक्ट में क्या था? रोलेट एक्ट 1999 में आया था, जिसमें था कि कोई भी भारतीय अपने घर में उस समय बिना सरकार के परमिशन से कुछ भी नहीं रख सकता था। कुछ भी का मतलब है कि कोई हथियार, कोई पिस्टल, कोई तलवार वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं रख सकता था जो हिंसा को दर्शाती हो। और दूसरा ये था कि किसी को भी बिना पूछे, बिना जाने और बिना किसी बात पर सरकार पकड़ सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते थे और अरेस्ट करके उसे जेल में डाला जा सकता था। उसका कोई बेल नहीं था, उसकी कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी। इसी के विरोध में लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की 2 उपलब्धियां बताइए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया और
1905 से 7 के बीच में स्वदेशी आंदोलन के 3 प्रमुख नेता का बताइए। कह रहे हैं कि गांधी के अलावा कुछ और नेता थे, उनको नाम बताना है। तो यही आपका मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किए। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इन सब पॉइंटों पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमें इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। अब हम हर डे एक एक पॉइंट पे हम 10 चैप्टर को बस 10 दिन में हम खत्म करेंगे। एक ओवरव्यू देंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, हड़प्पा में क्या पूछा जाएगा आपसे, महाजनपद में क्या पूछा जाएगा, गांधी जी के लाइफ से हम एक क्लास लेंगे और 10 दिन में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस क्लास को जिन्हें इंग्लिश में चाहिए उसके लिए इंग्लिश में भी ये क्लास आएगी। ये क्लास दोनों तरह से होगी। थैंक यू।